ध्यान देना, कोई वस्तु है 2 kg का और उसका जो पुतला है वो समय के साथ बदल रहा है। किसके साथ बदल रहा है? समय के साथ। क्या दिया है बताओ? समय के साथ जो उसका पोजीशन या स्थिति है वो कैसे बदल रहा है? x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3x नहीं 3t प्लस 2 ना। अच्छा अब ध्यान देना, तुमसे पूछ रहा है वर्क बताओ, वर्क कार्य बताना है 0 से 3 सेकंड के बीच में, 0 से 3 सेकंड के बीच में। तो अब ध्यान देना, 0 से 3 सेकंड के बीच में अगर तुम्हें कार्य पूछेगा तो चलो बताओ फॉर्मूला क्या यूज करोगे? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? देखो अगर एफ डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो भी तब जब बल जो है वो क्या होता है, बदलने वाला होता है। यहाँ पर ऐसे बल भी नहीं दिया, देख लो ध्यान से। हाँ ये काम किया जा सकता है, हम तरीका ये वाला नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए, ये तरीका नहीं लगाएंगे। लेकिन कभी भी स्टूडेंट पहली बार सोचेगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो पहली बार वो यही फॉर्मूला लगाएगा, पहली बार उसके दिमाग में यही तरीका आएगा कि सर तो लिखवाए थे वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स, मतलब एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये सर फॉर्मूला लिखवाए थे तो इसी पर तुम हाथ पांव मारोगे। लेकिन ध्यान देना, इस तरीके से आ तो जाएगा, क्या तरीका होगा इससे हल करने का वो भी हम बता दे रहे हैं। ये बताओ कि x दिया है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, कितना आएगा था बताओ तुम? 2t प्लस 3। फिर उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अभी तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब त्वरण आ जाएगा। अब वो त्वरण आ जाएगा 2। अब ये बताओ कि जो त्वरण है वो तो नियत आ गया ना, वो तो समय के साथ नहीं बदल रहा है। देखो वेलोसिटी तो समय के साथ बदल रहा है क्योंकि देखो v t के साथ बधा हुआ है, देखो स्थिति भी समय के साथ बधा हुआ है, लेकिन त्वरण देखो समय के साथ नहीं बधा हुआ है, सिंगल सिर्फ 2 है a का मान। इसका मतलब a क्या हो गया? कांस्टेंट। और तुम्हें मालूम है F बराबर ma होता है। अब बताओ द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान रख दो 2 की जगह, त्वरण का भी मान कितना दिया है? 2। बताओ 4 न्यूटन आ गया। बताओ ये जो बल आया है 4 न्यूटन, ये तो कांस्टेंट है ना, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट लगा दो, एफ टी कॉस थीटा आ जाएगा। देखो क्या आएगा, देखो एफ आ गया 4। बताओ कितना चला होगा? तो एक बार 3 रख दो और एक बार 0 रख दो, स्थिति परिवर्तन निकालना होगा। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, याद करो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। ध्यान देना, डी होता है विस्थापन, और विस्थापन को पता करने का मतलब होता है स्थिति परिवर्तन। कई बार नाम लिए हुए हैं, स्थिति परिवर्तन ही विस्थापन कहलाता है। बताओ स्थिति परिवर्तन क्या होगा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। बताओ कितने कितने समय के बीच पूछ रहा है वर्क डन? 3 सेकेंड और 0 सेकेंड। तो स्थिति निकाल लो 3 सेकेंड पर, माइनस स्थिति निकाल लो 0 समय पर, जो आएगा वही तो डी होगा। कैसे निकालोगे? ध्यान देना, यही तरीका है, देखो यही तरीका लगाए हैं। स्थिति दिया है, वेग आ गया, वेग दिया है, त्वरण आ गया, त्वरण आ गया तो बल आ गया, बल आ गया, बदलने वाला नहीं है। जब बदलने वाला नहीं है तो एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा में ध्यान देना क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है तो ये जो कॉस थीटा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। देखो जिधर चला उधर लगा, जिधर चला उधर लगा तो 0 हो गया, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। 4 इंटू डी, बस डी मिल जाए आंसर मिल जाएगा सिस्टमैटिक। डी कैसे आएगा? तो पहले पता करो डी होता क्या है। स्थिति परिवर्तन होता है। स्थिति परिवर्तन कैसे निकालते हैं? तो स्थिति ये दिया हुआ है, एक बार 3 सेकंड रख दोगे तो 3 सेकंड का स्थिति आ जाएगा, एक बार 0 सेकंड रख दोगे 0 सेकंड का स्थिति आ जाएगा।
दोनों घटा दोगे तो स्थिति परिवर्तन आ जाएगा, जब स्थिति परिवर्तन आ जाएगा तो वही तो विस्थापन है, और जो विस्थापन आएगा उसी को ध्यान रखोगे। ध्यान देना कैसे आएगा। चलो रख के देखो, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 सेकंड रखो, तो 3 का देखो 3 गुणे 3 9, 18 2 20 का मतलब ये आ गया 20। 3 पर x का मान 20 आ गया। एक बार 0 पर गया 2, देखो माइनस 0 समय पर 2, बताओ कितना आ गया, 18 आ गया ना। यही 18 तुम यहाँ आ गया, 4 इंटू 18, बताओ कितना कितना 72, यही ना आएगा। अब ध्यान सुनना, बताओ ये जो तरीका ना, ये तरीका था शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट क्या, इसका दूसरा तरीका देखो। अगर तुम दूसरे तरीके से सोचते तो वो दूसरा तरीका क्या था, बताओ कुछ दिमाग में आ रहा है कि कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, बराबर अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या बता रहे थे ना, एफ टी कॉस थीटा वाला। अब तो ये तय जा रहा है गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। ऐसा करो कि तुम पर उस निकाल लो, 0 से निकाल लो। प्लस किया था ना, बताओ वेलोसिटी रखो यहाँ पर 9 आ गया मीटर पर सेकेंड। एक बार 0 रखो यहाँ पर, 0 यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, पर सेकेंड आ गया। हाफ m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। तो निकाल लिए हैं वेग के बारे में, रखो वैल्यू हाफ 2 दिया, स्क्वायर करो 0 सेकंड पर क्या आया, 9 आया, घटाओ देखो 72 आ गया। बोलो, हम ऐसे घटाए बटा नहीं, हमें मालूम है कि 72 आ गया, डायरेक्ट लिख दिए 72, तुम घटा के देख लो वो तो नहीं आ रहा है क्या। ध्यान देना, एक ही तो ये तरीका सिंपल है कि ये वाला तरीका, इसी को अप्रोच करना, लेकिन दोनों से आंसर एक ही है। अप्रोच करने का तरीका क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्लियर ना, चलो नोट कर लो, ये दोनों तरीका नोट कर लो। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। मतलब 3 सेकेंड पर उसका सामर्थ्य है, पावर पूछ रहा है, बताओ वो कैसे निकालोगे 3 सेकेंड पर। बताओ पावर का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कल, पावर इक्वल टू लिखवाए थे एफ वी कॉस थीटा। चूंकि देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स ही तो दिया हुआ है, तो चूंकि वेलोसिटी और फोर्स मतलब वेग और बल एक ही दिशा में होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, उसको छोड़ दो। P इक्वल टू एफ इंटू वी है ना। बताओ बल कितना निकाले थे, अभी आया था 4 न्यूटन आया था ना, वो तो कांस्टेंट था। चलो कांस्टेंट जो 4 नियत वैल्यू है वो आ जाएगा। बताओ कितने सेकंड पर पावर पूछ रहा है, 3 सेकंड पर पावर पूछ रहा है। तो ध्यान देना, वेलोसिटी कितना आया था टाइम के साथ बदलने वाला 2t + 3 आया था। अब वेलोसिटी 3 सेकंड पर निकालना है तुम्हें, तो रख दो यहाँ पर, कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड, बस इसी को यहाँ रख दो। यही आंसर है, नोट कर लो, ये पावर आ जाएगा तुम्हारा। वायुयान चल रहा है जो है 36 किमी प्रति घंटा के वेग से, और उसका इंजन कितना जो है पावर का है
हाँ, मतलब उस पावर दिया है, सामर्थ्य दिया है 100 कितना किलोवाट। अब ध्यान देना, ये बताओ अगर तुम्हें बल निकालना है, बल, तो वेलोसिटी तो दे ही दिया, वेग, पावर भी दे दिया, बल निकालना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वी ना। अब यहाँ पर तो पावर दे दिया, इसको बदल दो तुम जो है SI यूनिट में, तो किलो दिया है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, 10⁻³ वाट हो जाएगा। इसको रख दो यहाँ पर, अगर 100 गुणे 10⁻³ वाट में आ गया। बल निकालना है, वेग देखो इतना दिया है, तो 36 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दो। हल कर लेना जी, हो जाएगा ना। लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन तो था नहीं, में रखना था, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे फोर्स दे दिया तुम्हें, मतलब ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बस तुम्हें एक बार याद दिला रहे हैं, और इसको याद दिला करके एक अगला क्वेश्चन तुम्हें बताएंगे कि इस टाइप का भी हो सकता है। मान लो फोर्स दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप, और तुम्हें विस्थापन दे दिया -3i कैप प्लस j कैप। अच्छा बताओ कि बल और विस्थापन दे करके अगर तुमसे वर्क पूछ दिया तो क्या करोगे? अरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, वेक्टर के फॉर्म में, F डॉट डी डॉट प्रोडक्ट, आई को आई के साथ गुणा करो, जे को जे के साथ। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं? अब देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो बल दे दिया, और वो दे दिया आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये उसके ऊपर बल लग रहा है न्यूटन में, और इसका वेलोसिटी दे दिया मान लो v इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ कि तुम F डॉट डी करते हो तो क्या आता है, वर्क। अब बताओ अगर F डॉट v करोगे तो क्या आएगा, पक्का है? बताओ, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होता था जिसको आंसर लाए थे उस समय जिसमें सीख रहे थे। अब पावर निकालेंगे, पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। क्या कोई कठिन काम है क्या? कोई कठिन काम नहीं है, कर सकते हो कि नहीं? अब तुम्हें एग्जाम में, बुक में, क्वेश्चन में वेलोसिटी और बल दिया रहेगा, वेग और बल दिया रहेगा, तुम क्या कर लोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। ऐसा करो, इसी को क्वेश्चन के रूप में लिखो, लिखो क्वेश्चन। देखो इसमें ये हो जाएगा 3, लेकिन आई कैप गायब हो जाएगा, जे कैप गायब हो जाएगा, -3 गुणा कर देना 1 में -3 से, 2 को 5 में गुणा करो, कितना आ गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। इसका सॉल्यूशन देखो जी, ये बताओ कि अगर कोई वस्तु एक वृत्त में गति कर रहा है v वेग से, तो कहीं भी गति करेगा तो ऐसे टेंजेंशियली जाएगा, और अगर वो एक समान चाल से गति कर रहा है, नियत है चाल, चाल बदल नहीं रहा है उसका, वेग तो बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रहा है इसलिए वेग बदल रहा है। ये बताओ कि किसी भी इंस्टेंट पर बात किया जाए, किसी क्षण बात किया जाए, तो बल किधर लगता होगा? तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो बल जो है केंद्र की तरफ लगता है। समझ में आया कि नहीं? बता, द्रव्यमान कितना दिया है, तो क्या ये कह सकते हो अभिकेंद्र बल? कौन सा बल? वो अभिकेंद्र बल जो है
mv स्क्वायर बाई r होगा, जहां पर r त्रिज्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, सामर्थ्य पूछ रहा है क्या होता है, mv cos थीटा। बताओ वेलोसिटी इधर है, बल इधर है, उनके बीच का कोण कितना हो गया, तो आ गया बल कितना, mv स्क्वायर बाई r v cos 90। बताओ सब हो करके क्या किया, जब यही 90 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो पावर कितना आ गया, 0। बस में है कि नहीं, हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन में दिया है, पूछ क्या रहा है बताओ, और सामर्थ्य पाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, बल चाहिए, वेग चाहिए, उनके बीच का कोण चाहिए। ध्यान देना, जिस समय वस्तु का वेग v है, त्रिज्या क्या दिया है बताओ, r दिया है, द्रव्यमान m दिया है, और कोणीय वेग अल्फा दिया है। अच्छा, कोणीय त्वरण अल्फा दिया है। ये बताओ कि कोणीय त्वरण का रिलेशन कौन से है, कोणीय त्वरण का रिलेशन अभिकर्ण से पक्का है ना, तुम्हें सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जाकर के उसको रिवीजन करना पड़ेगा। AT बराबर आर अल्फा होता है, अच्छे से लिखा गया है वाले में बताया गया है। आर त्रिज्या होता था और अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण होता था, तो कोणीय त्वरण गुणे त्रिज्या बराबर स्पर्शी त्वरण होता है। अब सुनो ध्यान से, पता स्पर्शी त्वरण किसके दिशा में होता है, पता एक होता है अभिकेंद्र त्वरण, ये हमेशा केंद्र की तरफ होता है। स्पर्शी त्वरण वेग के दिशा में होता है, मतलब वेग की दिशा में क्या आ गया, AT, और केंद्र की तरफ क्या आ गया, AR। अब ध्यान देना, बहुत सिस्टमैटिक सोचो, एकदम एकदम सिस्टमैटिक सोचो। पता AR बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बाई, सब बता चुके हैं सब पिछले चैप्टर में। दोनों का दिशा भी तुम्हें क्लियर हो गया। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो स्पर्शी बल होगा वो स्पर्शी त्वरण की दिशा में होगा। अरे जिस दिशा में बल उस दिशा में, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्शी बल बराबर m इंटू स्पर्शी त्वरण। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अभिकेंद्र बल बराबर मास इंटू अभिकेंद्र त्वरण। बताओ, ये आ गया m, AT आ गया r अल्फा, और ये आ गया mv स्क्वायर बाई r। जैसा तुम पिछले क्वेश्चन से सीख करके आ रहे हो, पिछले क्वेश्चन से जो तुम सीखे हो, इसके द्वारा बोलो क्या चीज, बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान देना, अभिकेंद्र बल लग रहा है इधर और वेग है इधर, तो अभिकेंद्र बल और तो वेग के बीच का कोण 90 डिग्री। यही कारण है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा पावर पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे, अभी फिर दोबारा बता रहे हैं, क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन बताओ जो Ft है, थोड़ा ध्यान से देखो, Ft का दिशा वेग की दिशा में ना होगा,
देखो एटी का दिशा, एफटी का दिशा और वेग का दिशा सब एक ही ना दिशा में होंगे, एफटी एटी और वेग। तो बताओ स्पर्शी बल द्वारा पावर या सामर्थ्य एफ टी इंटू वी, 0 डिग्री कोण बना रहा है तो cos 0 1 हो जाएगा, एफ टी इंटू वी, एफ टी कितना इंटू क्या, यही है। अब सुनना ध्यान से, टोटल कुल सामर्थ्य कुल सामर्थ्य एक वाले भाग के द्वारा तो 0 हो गया, कौन से वाले भाग के कारण, अभिकेंद्र बल वाले भाग के कारण पावर 0 हो गया। अब बचा सामर्थ्य स्पर्शी पावर, स्पर्शी बल के द्वारा, तो स्पर्शी बल के द्वारा जो सामर्थ्य आया वो ये हो गया। तो कुल सामर्थ्य कितना आया, तो बोलेंगे कुल सामर्थ्य वही होगा जो स्पर्शी बल के द्वारा आ रहा है। हो गया आंसर। नोट कर लो, वो वाला तो 0 देना ही था, दूसरा वाला दे दिया सामर्थ्य, नोट कर लो आ जाएगा। ये बताओ कि पहले ध्यान लगाओ कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम्हें चाहिए प्रूफ। किस चीज का प्रूफ चाहिए, कि जो शक्ति होगा सामर्थ्य होगा वो इतना होगा, वो भी किसके कारण, स्पर्शी बल के कारण। किसके कारण है, स्पर्शी बल के कारण। अच्छा बताओ कि जो पहला वो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा सामर्थ्य 0 होगा, तो ये बहुत बड़ा कठिन, वो तो हम लोग अभी फिलहाल पिछले 2 क्वेश्चन से वही तो करते आ रहे हैं। अभिकेंद्र बल के द्वारा सामर्थ्य इसलिए 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलो आते हैं स्पर्शी बल के कारण सामर्थ्य निकालने के लिए। सोचने का मतलब क्या होता है, जैसे है बोले स्पर्शी बल के कारण, मतलब तुम्हें अगर ये प्रूफ करना है तो तुम उड़ करके इसको लाओ, कहीं इसको लाओ, जब दोनों मिल जाएंगे तो रख देना यहाँ दोनों, अपने आप ये प्रूफ होकर के वही आंसर आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं दिमाग कहाँ, ये लाने के लिए, ये लाने के लिए बता कैसे आएगा, तो बोलेंगे मास इंटू एटी होता है। हाँ, द्रव्यमान तो क्या ही हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां से कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिसके माध्यम से तुम 80 लेते आओगे। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, तो बोलेंगे हम चलना शुरू कर रहे हैं, ए आर इक्वल टू 4RT²। देखो ये दिया है क्या, ये बताओ मेमोरी जो है तुम्हारा याददाश्त तेज है, तो तुम 2 रास्ते से इसको लाने की कोशिश करोगे। एक अल्फा है तो त्रिज्या से गुणा कर देंगे, तो या है तो तुम चाल को जब समय के साथ डिफरेंस, तभी ये। अब ये तुम्हें सोचना है कि अल्फा निकाल, त्रिज्या तो दिया है, अल्फा निकालना आसान है कि डीवी अपॉन dt निकालना आसान है, क्यों ये करोगे तब भी आएगा, ये करोगे तब भी आएगा ये। और जब ये मिल गया तो ये मिल गया, ये मिल गया तो ये मिल गया, तो ये प्रूफ हो गया, सब सिस्टमेटिक है। अब बताओ कि क्या पा सकते हो, अल्फा पा सकते हो या ये चाल है, देखो ध्यान देना, चाल को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 80 आता है, ये चाल है। बोलोगे सर हाँ दिमाग तो कुछ काम कर रहा है,
इसको तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर, इसको गुणा कर देंगे तो v बराबर आ गया 4r स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां से v बराबर आ गया 2r टी। सर इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया 2r टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तुम्हें याद होना चाहिए। प्लीज सर आ तो गया, देखिए बार आ गया, यही तो ढूंढना, यहां पर रख दिया, इसको यहां रख दिया कि क्या मजाक मजाक में मजाक बोल रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन करते करते क्या वी भी आ गया था क्या, बोलो जी, करते करते वी भी बीच रास्ते में आ गया था, इसको भी पटक दो तो बता ये क्या आ गया, को यहां पट को यहां पर इसको हल करो 4m r स्क्वायर टी, बता नहीं सिद्ध करना था क्या, हो तो गया, बोलो आराम आराम से चलते तुम्हारा सोल्यूशन हो जाए, जल्दी से नोट करो, फिर अगला आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। हो गया, चलो इसका जो है कुछ हम एग्जांपल लेकर समझा लेते हैं, फिर बाद में जो है इसका हम कुछ डेफिनेशन लिखवा देंगे, और हम लोग के कोर्स में ऐसे बल हैं जो बाकी सब असंरक्षित हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, इधर देखो, ये बताओ वर्क डन बाय mg और ध्यान सुनना, एक दूसरा के द्वारा वर्डन निकालते हैं। देखो इसका खासियत क्या है, इसका ध्यान सुनना, ये याद होगा तुम लोग को mgh या माइनस mgh, वो तुम्हें याद लेना है, कब प्लस लेना है, बताओ। ये फॉर्मूला बताते समय ये तुम्हें हिंट किए थे, जहां से चला और जहां तक गया उन दोनों वाले लाइन के बीच का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेते हैं, बात समझ आ रहा है। अच्छा ये मतलब तो इस फॉर्मूला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब देना, वस्तु है इसको उठा करके फिर वहीं पर रख दिया, बताओ वर्क डन बाई mg क्या होगा, तो बोलेंगे 0, इसलिए 0 क्योंकि वर्क डन बाई mg पर से और तक के बीच का दूरी, बताओ यहां से चला घुमा करके फिर यहीं पर आ गया, तो जहां से चला वहीं पर आ गया, तो ऊंचाई कितना 0, h 0 हो गया। और ध्यान देना बल के द्वारा यहां पर तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहा है कि 0 आ रहा है, ऐसे जितने भी बल होंगे, जिस बल को इस वस्तु के ऊपर लगाया जाए और इस वस्तु को चाहे जिस दिशा से घुमा फिरा करके अगर उसी स्थिति में ला दें जो उसका पहले वाला स्थिति था, जो पहले वाला पोजीशन था, अगर घुमा फिरा करके फिर वहीं पर ला दें और वर्क डन 0 हो जाए, तो समझ जाना कि ऐसे बल संरक्षी बल हैं या कंजर। हम ये एग्जाम्पल लेकर तुम्हें एक परिभाषा क्रिएट करवा रहे हैं, एग्जाम्पल आकर्षक बल का, और यहाँ प्रूफ किए हैं कि जहां से चला
घुमा फिरा करके अगर वहीं पर आ गया तो उनके बीच क्या कर्नल परिभाषा क्या बन सकता है? सभी बल लाएंगे जिस बल को इसके ऊपर लगाया जाए और इसको घुमा फिरा करके जब उसी पोजीशन पर ला दें जहां से चलना शुरू किया था और उसके द्वारा बल के द्वारा वर्डन क्या हो जाए? 0। अगर तुमसे पूछा कोई कि परिभाषा क्या होता है, तो इसका सीधा सा परिभाषा ये कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और उसको घुमा करके फिर दोबारा उसी पुराने पोजीशन पर लाया जाए और उस बल के द्वारा वर्डन 0 आ जाए, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट लिख सकते हो जो एग्जाम में लिखने लायक हो जाए। चलाने में बल द्वारा किया गया 0 हो, 0 हो, तो ऐसे बल को संरक्षी बल बोलते हैं। एक लूप चलाने में, यहां से चला फिर आ गया, तो एक लूप चलाने में अगर यदि क्या होगा? संरक्षी बल। ध्यान देना, क्या वो बताओ रास्ते पर निर्भर किया? ध्यान देना, एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं, बताओ सुन रहे हो? तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। चलो मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो 5 न्यूटन का लगा। कि हमें ये मालूम है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं, चलेगा तो लगेगा, चलेगा लगेगा 5, ये नहीं बता। हाँ, लेकिन जिधर चलेगा उसके लगेगा। कि अभी इधर ले गए तो फ्रिक्शन क्या हुआ? तो बोलेंगे लगा हो जाएगा 10 गुणे क्या? -50 जूल। ऐसा करो, जब यहां पर आ गया तो यहां पर आ गया, फिर लौटा करके लेकर के आओ। अब फ्रिक्शन अब बताओ किधर लगा? पीछे, क्योंकि तो वहीं लगे तो 5 न्यूटन अभी भी होगा। पता वर्डन क्या है? जब उल्टा ले क्या होगा? -50 ही होगा, +50 मत बोल देना। देखो कैसे लगा ये पीछे तो उल्टा लग रहा है, तो -50 वही दूरी गुड़े ये जो है बल। ये गए वापस अपने उसी स्थिति में आ गए। वर्डन 0, टोटल जो कार्य है वो 0 नहीं हुआ। कैसे मालूम? अरे गया तो -50 लगा, अगर आता तो +50 होता, तो बोल +50 +50 मिल करके 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रहा है, गया तो भी आया भी 50, -50 -2 50, बोलो जी, मतलब -100 हो गया, मतलब 0 तो नहीं हो पाया ना। इसका मतलब कि में टोटल तो ऐसे बल को क्या बोलते? असंरक्षी बल। पता एग्जाम्पल समझ गए? तो अब एग्जाम्पल मत करना, पहले हम परिभाषा लिखवा दें तो बात उदाहरण नोट करना। निखो जी।